Hello everyone, welcome back to very special video of our current affair series जिसमें हम विजन आईएएस की पीटी 365 कवर कर रहे हैं एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द इंस्टीट्यूशन फॉर द हार्ड वर्क एंड मटेरियल। ठीक है, सो आज हम जो पीटी 365 या अपना पीटी जो कवर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन और माइट नॉट डन। आज हम जो पीटी 365 का कवरेज करेंगे पॉलिटी के लिए करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। धीरे धीरे ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का करेंगे, बट पॉलिटी इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पॉलिटी में जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं हम उनको पहले तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि हाईलाइटेड पीटी करवाने का। देखो, हाईलाइटेड पीटी करवाने का कोई सेंस नहीं है अनलेस यू नो वाई समथिंग इज़ हाईलाइटेड। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ हाईलाइट क्यों हो की गई है, उसका रिलेवेंस क्या है, तो हाईलाइट करके आप जब पढ़ने लगोगे तो आपको उसका कनेक्शन समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, हम पीटी 365 में यानी कि इस बुक में जो भी टेक्स्ट दिए हुए हैं उसको हम पीवाईक्यू से रिलेट करेंगे। अगर हमें कुछ नहीं समझ आएगा तो हम दो बुक्स और रेफर करेंगे, जैसे अपना बेयर एक्ट हो गया और लक्ष्मीकांत इफ़ नीडेड, एंड आई होप कि वी डोंट नीड दैट। ठीक है, अभी तक ये जो पीटी अगर आप देखोगे दिस इज़ प्योर डाउनलोडेड फ्रॉम द विजन वेबसाइट। इसमें मैंने कोई भी एड ऑन रिमूवल या कोई हाईलाइटिंग नहीं की है। वी विल डू इट टुगेदर। यस, दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, बट आई कैन गारंटी यू इफ़ यू बियर विथ मी फॉर नेक्स्ट 2.5 आवर या जितना भी टाइम लगता है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, यू विल नेवर बी लाइक, आपको अब इसके अलावा कोई भी और पॉलिटी के लिए करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी विल कवर एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी, पीटी इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर द प्रीलिम्स। आपको किसी और सोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बीइंग सेड दैट, फिर से रिपीट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया उसको हम बेयर एक्ट से, लक्ष्मीकांत से रेफरेंस करेंगे, उसके बाद उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज़ में हमारी लर्निंग है, मेरी जो लर्निंग है, जो अभी हम पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है, उसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। डिस्कशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, 50-60 पेज का है। मैं मान रहा हूँ कि अगर हर पेज पे हम 4 से 5 मिनट भी लगाते हैं तो 60 पंचे 300 है ना, 5 घंटे का हो सकता है, बट इतना नहीं होगा, इससे कम लगेगा बहुत सारे पेजेस में। 2 से 3 घंटे का भी हो गया। अगर आप 2x की स्पीड पे सुन रहे हो तो 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में आप ये पूरी वीडियो फिनिश कर जाओगे। ठीक है, बीच में थोड़ा पॉज लेंगे, मैं बताऊंगा कब ब्रेक लेना है। जैसे इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, एक आध दो सेक्शन ओवर हुआ तो 10-5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है, सो अपना बिल्कुल पानी, चाय, बंटा, शराब जो लेके बैठना है बैठो, और आज फिनिश करके उठेंगे पीटी, है ना, पॉलिटी का। धीरे धीरे ऐसे करके सारी पीटीज ख़त्म करेंगे और अप्रैल में पीटी ख़त्म ही करनी है, उसके बाद ही हम मई में जाएंगे। ठीक, चलो, बीइंग सेड दैट, थोड़ा सा आप इसका ओवरव्यू ले लो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, क्या बोला कि पहले इलेक्शंस के बारे में दिया हुआ है, फिर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दिया हुआ है, इश्यूज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप्स, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिटीजनशिप वगैरह वगैरह ये सब दिया हुआ है। अच्छा देखो, जो मैं पीवाईक्यूज़ करा रहा हूँ ना, उसमें भी जैसे कल मैंने आपको इलेक्शन के बारे में करवाया है, ठीक है, और फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट वगैरह का पीवाईक्यू आगे आने वाला है, तो उससे मुझे आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रोजेक्ट हो सकते हैं। सो उसके बारे में हमको खास ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स पे हमने कितने सारे पीवाईक्यूज़ किए हैं, तो वो सारी नॉलेज हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अभी कल ही क्वेश्चन कराया था हमने ग्राम न्यायालय एक्ट का, तो वो सब कुछ इसमें आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है, ट्राइब्यूनल सिस्टम, फ्री लीगल एड, है ना, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। इस किस अमेंडमेंट से आया था ये सब ध्यान देंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, जो पीवाईक्यू होता है ना, वो आपका एक फ़िल्टर डेवलप कर देता है, वो आपको एक चश्मा लगा देता है कि भाई देख, जो भी पढ़ेगा ना उसको तुझे एक फ़िल्टर के थ्रू पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बस रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, एकदम फ्रस्ट्रेशन में हो, कन्फ्यूजन में हो, नहीं। पीवाईक्यू के फ़िल्टर के थ्रू ही हमें कोई और सब्जेक्ट या कोई और सोर्स पढ़ना है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद बहुत सारे बिल्स के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरी बॉडीज़ के बारे में है। ठीक है, उसके बाद एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, आरटीआई वगैरह के बारे में है। उसके बाद मिसलेनियस 2-4 चीज़ें। ठीक है, चलो, फॉर द कॉपीराइट द होल क्रेडिट गोज़ टू विजन आईएएस एंड द टीम।
for all their effort and the content. And I will add this copyright claim, not copyright claim, but copyright disclaimer in the description of the video as well. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्शन. ठीक है, इलेक्शन में वाई इन द न्यूज़. वी ऑल नो कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया है. ठीक है, चलो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो लेट्स रिमूव इट. ठीक है, वन नेशन वन बिल आया है फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन 129th बिल. ठीक है, अभी ये बिल है, अभी मतलब इन्फोर्स नहीं हुआ है ना, एक्ट नहीं बना है. सो ये 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है. ओके, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड विल बी रिव्यूड बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी. चलो, तो अब इसमें की प्रोविजंस क्या क्या हैं. देखो, जब यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा ना, सो मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से पूछेगा. अगर मेंस में पूछेगा तो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पूछेगा. सो ये प्रीलिम्स में हमें इतना ध्यान देना. ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है कि इसमें इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A होगा. क्या होगा उसमें, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो लोकसभा और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराए जाएंगे. ठीक, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टर्म है दैट विल एंड विद द फुल टर्म ऑफ लोकसभा. ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अमेंडमेंट टू आर्टिकल 83, इट डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शन. ठीक, तो देखो अब हम आर्टिकल 83 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या दिया हुआ है कि द हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिजॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर द 5 year फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ सेड 5 year. देखो, अभी जैसे अगर कोई लोकसभा है वो डिजॉल्व हो गई, तो अगर वापस से दोबारा लोकसभा चूज की जाती है तो वो 5 year के लिए दोबारा चलेगी. बट अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला है, इट डिफाइंस इसमें क्या बोला कि इट सेज व्हेन लोकसभा इज डिजॉल्व बिफोर द फुल टर्म ऑफ 5 year एज स्टेटेड, पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डिजोल्यूशन एंड एक्सपायरी ऑफ द फुल टर्म शैल बी अनएक्सपायर्ड टर्म. है ना, जब वो डिजॉल्व हुई और जब उसका 5 साल पूरा होना था, उसके बीच का टर्म जो है वो अनएक्सपायर्ड टर्म बोला जाएगा. ठीक है, समझ आता है. Pursuant to dissolution, a mid-term election shall take place and the new Lok Sabha shall constituted only for expired term. देखो, ये है आपका मेन टर्म जो कि प्रीलिम्स में स्टेट बन के आएगा, स्टेटमेंट बन के आएगा. ठीक है, जैसे आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पढ़ा था कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बीच में डिजॉल्व हो गई तो अब जो नया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनेगा दैट विल कंटिन्यू फॉर ओनली द अनएक्सपायर्ड टर्म. ऐसा नहीं कि वापस से 5 साल के लिए बन जाएगा. बट लोकसभा के केसेस में ऐसा नहीं था. अब जो ये अमेंडमेंट आएगा दैट विल मेक इट इक्विवेलेंट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. देखो, हम दो चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं. ठीक है, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 172, इट डिफाइन अनएक्सपायर्ड टर्म एंड फुल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इनके साथ भी सेम ही काम होगा. अमेंडमेंट टू आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर. मतलब जो 327 आर्टिकल है, इट विल गिव नाउ पार्लियामेंट पावर कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड रूल्स एंड लॉज बना सकती है. ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, अब देखो इसमें दो चीज़ें हमने करी हैं. एक तो पहला कि ओनली फॉर एक्सपायर्ड टर्म के लिए चलेगा, और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर. चलो, अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या बोल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन पॉपुलरली नोन एज साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन जनरल इलेक्शन हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर. ये पता है, इसमें कुछ हाईलाइट करने जैसा नहीं है. Simultaneous election does not mean that voting across the country for all election needs to be happen on single day. देखो, ये है आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट. ऐसे दे देगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन्स ऑल द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा विल हैपन ऑन सिंगल डे. ऐसा नहीं है, एक सिंगल प्रोसेस में होगा, है ना, कि जैसे एक महीने में पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराना है एक ही बार, नॉट इन द सिंगल डे. ठीक है, इन इंडिया साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड विधानसभा 1951, 52, 57, 62 में हुआ था, 67 में भी हुआ था. उसके बाद कुछ डिजोल्यूशन और प्री मेच्योर मतलब डिजोल्यूशन की वजह से ये टूट गया था. ठीक है, कौन कौन सी बॉडी ने साइमल्टेनियस इलेक्शन रिकमेंड किया है, 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन. ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये याद करने की जरूरत नहीं है. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये है NCRWC, है ना, नेशनल काउंसिल कमीशन फॉर रिव्यूइंग वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है,
वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग, है ना, नीति आयोग ने भी इस चीज़ का रिकमेंडेशन दिया है। सो ऐसा भी आ सकता है कि हाउ मेनी बॉडीज हैव रिकमेंडेड द साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो नीति आयोग हो गया, NCRWC हो गया, लॉ कमीशन हो गया और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में अच्छे से डिटेलिंग करी थी, ठीक है। अब ये वापस से न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। रिसेंटली CAG इन कर्नाटका रिपोर्ट ऑब्जर्व दैट डिसएम्पावरमेंट ऑफ SEC डिलेज इलेक्शन इन द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया कि कर्नाटका में स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर उतना दी नहीं गई है, तो इसलिए लोकल इलेक्शन डिसरप्ट हो रहे हैं, ठीक। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वो क्या क्या है कि ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन टू लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। विच इंक्लूड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड PRI प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन कराएगी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी, ठीक है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो दिए गए हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी पढ़ा हुआ है, वापस से बता देता हूँ। 243K है ना, ये 243K किसके लिए हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। 243ZA जो हो गया अपना अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है। यही लिखा है कि डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। वो कह देगा कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज ओनली डन बाय इलेक्शन कमीशन, नॉट स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो ये गलत है। लोकल इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्टोरल रोल बनाता है, ठीक। शैल बी वेस्टेड इन SEC, ठीक है। चलो आर्टिकल 243K2 क्या बोल रहा है, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है, अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, ये इलेक्शन कराती है तो इंपॉर्टेंट भी हो गई, तो इसके टेन्योर की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ऐसा नहीं कोई इसको आर्बिट्री रिमूव कर दे, ठीक है। ही शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस प्रिस्क्राइब्ड बाय द जजेस ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सो दिस शुल बी दे, चलो अब इसको समराइज करते हैं, दे शैल बी इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज, ठीक है। तो इनकी जो सैलरी होगी और इनका जो रिमूवल प्रोसेस होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट जज। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, अच्छा देखो ये चीज़ ना मैं पढ़ के नहीं आया, मैं आपके साथ ही पहली बार PT पढ़ रहा हूँ कसम से, बट मैंने PYQs इतनी बार पढ़ा हुआ है कि मुझे पता है कि क्या पूछेगा। देखो अब यहाँ पे ये जो वाला ट्रिक है ना, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट बट ही कैन बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे दिखता है हमारा सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, देखो ये दिया हुआ है, ही शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट मैनर एंड ग्राउंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, है ना। अब ये दिया हुआ है कि टेन्योर ऑफ द ऑफिस शैल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, है ना। कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफ द ऑफिस, अपॉइंटमेंट सब गवर्नर करेगा, लेकिन दिस इज द कैच, ये है आपका कैच कि रिमूवल इसका प्रेसिडेंट ही करेगा, गवर्नर नहीं कर सकता। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। चलो मज़ा आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताओ शुरू के 10-12 मिनट में, और कथा लंबी चलेगी सो बी विथ मी, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन का फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकल बॉडी, बिल्कुल। इलेक्टोरल रोल हमने पढ़ रखा है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, है ना, जब डिलिमिटेशन करेगा तो रिजर्वेशन ऑफ सीट भी करेगा। अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू लोकल बॉडी इलेक्शन इंक्लूडिंग मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। डिस्प्यूट की भी अथॉरिटी इसके पास है, डिस्क्वालिफिकेशन भी है। प्रोवाइड एडवाइस टू गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। चलो डिलिमिटेशन कमीशन कल हमने PYQs में पढ़ा है बट आज फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखो कि ये किशोर चंद्र चंद्रंगल राठौड़ केस held that constitutional courts have the power to review order of the delimitation commission if an order is manifestly arbitrary। अच्छा देखो ये है कि अब जो डिलिमिटेशन कमीशन है, अभी तक तो ये था कि उसका जो ऑर्डर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पार्लियामेंट ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो ये वाला केस है किशोर चंद्र केस, इसमें बोल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास पावर होगी ये चीज़ को रिव्यू करने का। अब देखते हैं कि क्या है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है।
कह रहे डिलिमिटेशन कमीशन इज प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल, ये देखो सीट्स फिक्स करेगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलिमिशन असाइंड बाई हाई पावर्ड बॉडी नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन, समझ आता है। अंडर आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन इज डन बाई सच अथॉरिटी इन सच मैनर पार्लियामेंट मे बाई लॉ डिटरमाइन, ये देखो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो ये चीज़ हमें क्या लगता है कि जो डेलिमिटेशन कमीशन है दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इन इंडिया सच डेलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम्स, ये 2024 का क्वेश्चन आया था, है ना, तो 4 बार अभी तक बना है। डिलिमिटेशन कमीशंस डिसीजंस आर कंसिडर्ड फाइनल, है ना, इसी पे सुप्रीम कोर्ट अभी ये चर्चाएं कर रहा है। एंड आर अनचैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, हमें पता है। द कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर आर लेड बिफोर लोकसभा SLA बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल देयर इन बाई देम, तो अभी तक यही था कि नहीं कोई परमिशन नहीं है, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास अब पावर है इस चीज़ को रिव्यू करने का। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अभी तक जो एक्ट में है डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो प्रेसिडेंट के रूल से आया है उसमें तो यही है कि भाई डेलिमिटेशन कमीशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ओवरटर्न करके कुछ उसमें अपना इनपुट देने की कोशिश की है कि नहीं भाई ओवरटर्न किया जा सकता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्या है, पर्सन हु इज़ और हैज़ बिन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, ठीक है, रिटायर्ड हो सकता है या वर्किंग भी हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, या फिर कोई भी EC हो सकता है। देखो अब यहाँ पे एक सवाल मैं उठाऊंगा, आप लोग को जवाब देना है कि जो ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है कि हमारे इलेक्शन कमीशन में कितने इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए और उनका टेन्योर क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने क्या पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन स्मार्ट है, क्या बताते हो आप लोग। चलो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन क्या क्या हो गया ये आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जज प्लस एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो कि ये अपॉइंट करेंगे, या फिर स्टेट, और प्लस ये होगा अपना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिसने जिस स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है। चलो क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट आता है EVM और VVPAT पे, है ना। अभी बहुत सारा बवाल हुआ था EVM को लेके कि इसके ऑथेंटिसिटी पे लोगों को डर था, मतलब ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चंस आए थे, तो उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो न्यूज़, पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेज ECI, एंड ये जो ADR है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी NGO टाइप है जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड केसेस लड़ती है, वर्सेज ECI एंड अनदर। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द रिक्वेस्ट फॉर द फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ EVM डेटा विथ VVPAT, है ना। तो उन्होंने बोला था कि जो EVM में डेटा है उस पर हमें शक है, तो आप इसको क्या करो, क्रॉस रेफरेंस कराओ VVPAT के साथ। बट अब उससे क्या होता है कि भाई इतने करोड़ों लोगों ने वोट किया हुआ है, सबका VVPAT अब EVM से मैच करने लगेंगे, फिर ना तो इतनी वर्क फोर्स है हमारे पास और ना ही इतना टाइम है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ रिजेक्ट कर दी थी। अब EVM और VVPAT के बारे में पढ़ते हैं। चलो क्या बोल रहा है, EVM इज पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मॉडर्नाइज इलेक्शन प्रोसेस, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड सप्लाइड टू ECI बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो जो BEL है दैट वर्क्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, देखो ये पहली बार मुझे पता चल रहा है, बट ये ऐसी चीज़ है जो पेपर में पूछी जाएगी आपके, ठीक है। एंड इलेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वाह, ECIL, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल याद रखना, ये बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि जो BEL है वो डिफेंस के अंदर है, ECIL जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। सो ये दोनों मिलके सप्लाई करते हैं EVM मशीन्स को, ठीक है। गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ VVPAT विद ऑल द EVMs, है ना, टू यूज़ VVPAT विद ऑल द EVMs ड्यूरिंग 2017 लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है, समझ है गया। VVPAT वर फुल्ली डिप्लॉयड इन 2019 लोकसभा जनरल इलेक्शन, जो 2019 में जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें VVPAT फुल्ली डिप्लॉयड हुए थे अलॉन्ग विद द EVMs। चलो जर्नी ऑफ EVM और VVPAT थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या हुआ।
1982 में EVMs फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली बाई इलेक्शन इन केरला, ओके। 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंड किया और EVM का यूज़ परमिट कर दिया। तो यहाँ पे आप एक टिक लगा लो, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इसको स्टैचुटरी रिकग्निशन मिल गई। 2004 में EVMs वर अडॉप्टेड फॉर जनरल इलेक्शन एंड हैव बीन यूज्ड इन ऑल इलेक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मैंडेट वीवीपैट यूज इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ECI, ठीक है। वीवीपैट यूज को मैंडेट कर दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 5 EVMs पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर वीवीपैट वेरिफिकेशन। अच्छा, सो ये कर दिया। अब देखो ये नंबर जरूरी है, ठीक है। 5 को आपको वेरीफाई करना है, ये 5 आप बना लो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 5 EVMs पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आर और असेंबली सेगमेंट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर वीवीपैट वेरिफिकेशन। मतलब कि जैसे बहुत सारी असेंबलीज का इलेक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन हो रहा है, उसमें से वो रैंडमली 5 को सिलेक्ट करके उसका वेरिफिकेशन कर देंगे। अब ऊपर झगड़ा क्या हुआ था, इन्होंने बोला था कि सारे डेटा को आप करो, है ना, EVM डेटा विथ ऑल वीवीपैट, बट वो ज़्यादा हो जाता, तो 5 के लिए ठीक है। अब देखो इस चीज़ को वापस से क्रॉस रेफरेंस करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, कि गोवाज फर्स्ट स्टेट टू यूज़ वीवीपैट विथ ऑल द EVMs, है ना, और 2019 में फुल्ली डिप्लॉय कर दिया गया था। 2019 में ये रूलिंग आई थी, ठीक है। तो अब रैंडमली 5 सेलेक्ट करना है तो कहीं से भी कर सकते हैं। चलो, कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। अब वीवीपैट में क्या होता है, बैलेट यूनिट कीबोर्ड की तरह होता है, नहीं, ये EVM की बात कर रहा है, ठीक है। EVM में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मास्टर यूनिट, ठीक है, रिमेन्स विथ पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो उसकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। वीवीपैट अलाउज वोटर टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंडेड, ठीक है। सो उसमें से जब आप कोई बटन दबाओगे तो उसमें से वो निकल के आता है आपने जिस पे वोट दिया होगा, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू हैव फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन वोटिंग सिस्टम टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ वोटर्स इन सोनू, ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एडवांटेज ऑफ EVM वीवीपैट, इस कॉम्बो का बेनिफिट क्या है, रन्स ऑन बैटरी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ठीक है। अच्छा, ये देखो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको रिमोट एरियाज़ में कहीं कराना हो गया तो बैटरी पे आपको चलाना पड़ेगा। निगेटिंग अ सिनेरियो ऑफ एन इनवैलिड वोट, ठीक है। डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग को। अब ऐसे क्या होगा, लेट से सिर्फ आपका वीवीपैट होता तो उस पर ठका ठक मार के आप ख़त्म कर दोगे, बट EVM जो है वो 4 वोट्स पर मिनट की लिमिट है। अब देखो ये जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। आफ्टर प्रेसिंग द क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जैसे क्लोजिंग बटन दबा दिया, फिर आपका इलेक्शन ओवर हो गया, फिर आप ले गए मशीन को, उसके बाद अपने मन से वोट डालने लगे, वो नहीं होगा, ठीक है। नो पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम EVMs इन सुप्रीसियस मैनर, ठीक है। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन ने अपने उसमें बोला है, ठीक है। सो ये जो 4 चीज़ें हमने की हैं हाईलाइट, ये आपको याद रखना है। चलो, इलेक्शन से रिलेटेड ही सारी बात चल रही है। मॉडल कोड, अच्छा इलेक्शन इतना बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In response to violation of Model Code of Conduct during Lok Sabha election, ECI has recently issued directives to political parties and their representative to utilize social media platform ethically, ठीक है। सोशल मीडिया पे लोग कुछ बवाल कर रहे होंगे, बहस कर रहे होंगे, तो ECI ने इनको रिकमेंडेशन दिया हुआ। अब क्या है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, क्या है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किस में हुआ, केरला में, ठीक है, कि भाई आपका ये बिहेवियर होना चाहिए जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो। नेचर, सेट ऑफ गाइडलाइंस by ECI consensus with political party to govern conduct of political parties and candidate, ठीक है, इसमें जानने की जरूरत नहीं है। द इलेक्शन कमीशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 324, है ना, देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, विच प्रोवाइड्स पावर ऑफ दिस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन किसका किसका वो कराता है, लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, ठीक है। चलो, स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑल पार्टीज पे, ऑफ कोर्स, देयर कैंडिडेट्स, पोलिंग एजेंट्स, गवर्नमेंट इन द पावर एंड ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अच्छा देखो, ये जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, अगर आपसे उसमें पूछ लिया कि बताओ ये किस किस पे अप्लाई है, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी पे अप्लाई होगा, ये तो समझ आता है। कैंडिडेट्स एंड पोलिंग एजेंट्स दे आर रिलेटेड टू इलेक्शन, समझ आता है। गवर्नमेंट इन पावर, दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट टू गेन द पावर, तो उन पर भी लगना चाहिए। लेकिन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, है ना, ये आपका थोड़ा लॉजिकल बन सकता है कि अरे यार सारे गवर्नमेंट, ऑल तो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, लाओ काट देता हूँ, नहीं,
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना, वो जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं टाइप वाली बात हो सकती है। सो दे माइट फेवर गवर्नमेंट, है ना, तो उनका सोशल मीडिया रेगुलेट करना, उनके कॉन्डक्ट को रेगुलेट करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। आप इस चीज़ को समझो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। चलो, एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड आफ्टर एमसीसी इज एनफोर्स्ड, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अगर इन्फोर्स हो गए तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। नो पॉलिसी प्रोजेक्ट और स्कीम कैन बी अनाउंस्ड, मतलब कुछ भी अपना ये रेवड़ी कल्चर मत रखो, तो ये यहाँ पे रेवड़ी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। अवॉइड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइज नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑफ एनी एड हॉक अपॉइंटमेंट्स, है ना, किसी को जॉब नहीं दे सकते आप, ठीक है। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग 48 आवर्स पीरियड बिफोर द आवर्स फिक्स्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ पोल्स, तो ये 48 आवर्स, है ना, आप कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते। बैन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ठीक है, आपका कंट्रोल चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इलेक्शन है किसी स्टेट में और वहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया ताकि लोग वोट ही ना देने जा पाएँ, तो आप ये नहीं कर पाओगे। मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स कैन नॉट सैंक्शन ग्रांट्स और पेमेंट फ्रॉम डिस्क्रिशनरी फंड, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी फंड्स होते हैं, जैसे एमपी लैड्स स्कीम वगैरह होता है ना, तो उन पे 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ के फंड होते हैं। सो दे कैन नॉट, ऐसा नहीं कि इलेक्शन हो रहा है तो आप फंड रिलीज करने लगो। ऑल्दो ये सब सिंपल कॉमन सेंस की चीज़ अगर ऑप्शन में आए तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एमसीसी इज ऑपरेशनल सिंस इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड, ठीक है, टिल रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, है ना, शेड्यूल से लेके रिजल्ट तक रहता है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो, दिस पीरियड हैज़ बीन अपहेल्ड बाय दिस, चलो ये इतना जरूरी नहीं है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन क्या होता है? अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ अब गलत मैं कर सकता था, अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। देखो, ये नॉर्मल ऐड अलाउ है ना, अपना अपने खूब प्रचार करो, बट पब्लिक के पैसे का यूज़ मत करो, है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए। जब से शेड्यूल आता है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन्फोर्स में रहता है। चलो, वॉयलेशन करने पे आपको क्या क्या इन्फोर्समेंट हो सकती है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो स्टैच्यूरी बैकिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉयलेशन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द कोड, हाउएवर सर्टेन प्रोविजंस आर इन्फोर्सेबल through the corresponding provisions like BNS RPA 1951. For instance, publishing false statement about the candidate's character, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, ठीक है। तो अभी जब कल आप PYQ की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ROPA 1951 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस के फॉर्म में आई हैं, तो जाके एक बार वो पूरी लिस्ट पढ़ लेना, जैसे कि किसी को ब्राइबरी देना, कास्ट और धर्म पे वोट मांगना, बूथ कैप्चर करना, लोगों को बूथ तक ले जाने के लिए व्हीकल प्रोवाइड करना, तो इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं दे ऑल आर इनलीगल, तो आरपीए में आप बैन हो सकते हो, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ वोटर्स इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफेंस, इस तरह से है ना, भारतीय न्याय संहिता में अगर आप किसी का इम्प्रिजनमेंट कर रहे हो तो वो भी एक इलेक्टोरल ऑफेंस है। चलो 1.6, ठीक है, क्या बोल रहा है लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। वाई इन द न्यूज़, वी ऑल नो कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। अब लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलो, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्शन मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर दिस एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट होगा, ठीक है, वन कैंडिडेट ईच पार्टी, ये याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ऑल्दो ये कॉमन सेंस है बट ठीक है। हेंस सच ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन सिस्टम ए कैंडिडेट हु सिक्योर्स मेजॉरिटी वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, पता है। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, नॉर्मल टर्म इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स, ये 5 ईयर तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। हाउएवर प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। देखो ये है ना, अगर प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया तो इट कैन एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पीरियड बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ये देखो, ये जरूरी है, एक बार आप एक्सटेंड करोगे तो 1 ईयर के लिए आप कर सकते हो, ठीक है।
दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। एक बार इमरजेंसी आपकी ऑपरेट करना बंद हो गई तो उसके बाद आप 6 मंथ के भीतर भीतर आपको इलेक्शन करवाना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इससे रिलेटेड, 324 से 329 में पार्ट 15 है ना, ये मैं भूल जाता हूँ हमेशा रोमन, बट अभी मुझे याद है। डील विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, ठीक है। चलो, तो इसमें मेनली क्या था कि लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 सिंगल मेंबर होगी, और अगर प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया तो कोई भी कोर्ट आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, समझ आता है मुझे। एक्सटेंडेड, अगर नेशनल इमरजेंसी है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो 1 ईयर एट ए टाइम, ठीक है, ये याद रखना है आपको, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब चलाते रहो। हाउएवर, जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म हुई है ना, अब देखो इमरजेंसी की भी प्रोविजंस हैं कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट बैठेगी, अप्रूव करेगी वगैरह वगैरह, वो सब आपका स्टैटिक हो गया। बट जैसे इमरजेंसी खत्म होती है 6 मंथ के भीतर आपको रिइलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 324 से 329 जो है वो पार्ट 15 में दिस प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन, ये आया हुआ था, आई थिंक 2024 में पूछा था कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। 1.6.1 में आर्टिकल 329B के बारे में दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वोक्ड 329B बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट द जुडिशियल इंटरवेंशन ऑफ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अच्छा, तो मतलब 329 कुछ इस चीज़ से रिलेटेड होगा कि जुडिशरी जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरवीन ना करे। अब 329B क्या कहता है, नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड है देन फाइल्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, मतलब कि लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा कि आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल कैसे करना है। अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ तब जाके कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। कोर्ट जो है वो सुओ मोटो नहीं ले सकती है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सुओ मोटो मत लो, सुओ मोटो नॉट अलाउड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस स्टेट दैट वंस ECI ऑफिशियली नोटिफाइज द इलेक्शन प्रोसेस कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन और इंटरफियर, ठीक है। ऑल्सो अंडर RPA दिस validity of any election cannot be challenged or questioned except by filing an election petition, ठीक है। इलेक्शन पिटिशंस आर फाइल्ड विद कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, देखो ये कल भी हमने पढ़ा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इलेक्शन पिटिशन जो है अपना वो आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो, विद इन विच हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर देम, अपील्स लाई विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन किसी के द्वारा भी फाइल की जा सकती है, by any candidate or elector. Elector means a person who is entitled to vote or election which election petition is relates to, ठीक है। समझ आ गया, उस कंस्टिट्यूंसी का कोई वोटर या फिर कोई कैंडिडेट फाइल कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है अपने स्टैटिक से वो ये है कि आपको विद इन 45 डेज ही करना है, ठीक है, विद इन 45 डेज, और आपका नेक्स्ट अपील किस में होगा, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। PYQ वाली वो वीडियो जाके देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं PYQ दोबारा पढ़ा रहा हूँ। चलो ये 1 अपना खत्म होने वाला है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। चलो, नॉमिनेशन इन इलेक्शंस क्या बोल रहा है, रिसेंटली कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, ठीक है, टू लोकसभा एज द नॉमिनेशन पेपर्स ऑफ द अपोजिट कैंडिडेट वर रिजेक्टेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर। तो अब नॉमिनेशन से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेक्शन 33 ऑफ RPA 1951 रिक्वायरमेंट्स बताता है क्या क्या वैलिड नॉमिनेशन है। कैंडिडेट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव 1 प्रपोजर, मतलब वो उसको प्रपोज करे कि हाँ भाई हमारा कैंडिडेट है। कैंडिडेट फ्रॉम इंडिपेंडेंट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी शुड बी सब्सक्राइब बाय 10 प्रपोजर्स। अच्छा, इनके लिए प्रपोजर ज़्यादा है, ठीक है, इसके लिए 1, इसके लिए 10, है ना। द प्रपोजर शुड बी इलेक्टर फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वहाँ का कोई भी वोटर हो सकता है ना, एनी वोटर कैन बिकम प्रपोजर, ठीक है। चलो, सेक्शन 33 ऑफ RPA क्या बोल रहा है, ऑल्सो डील्स विथ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन वैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्शन कैंडिडेट्स हैव राइट टू प्राइवेसी एज रिगार्ड्स टू द मैटर्स विच आर नो कंसर्न टू वोटर्स आर रिलेवेंट इन टू द कैंडिडेट्स पब्लिक लाइफ, सिंपल चीज़ है। 36 ऑफ RPA प्रोवाइड्स फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन एंड एम्पावर्स रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट नॉमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी डिफेक्ट एंड सब्सटेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, कि अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो रिटर्निंग ऑफिसर आपका वो रिजेक्ट कर सकता है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। अब इसमें जो होता है कि जो
जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी होती है उनके पास थोड़ा अपर हैंड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो द पावर ऑफ गेम्स। ठीक है, रीपोलिंग हुई वेरियस पोलिंग स्टेशन ऑफ मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ ऑब्वियस इश्यूज। प्रोविजंस रिलेटेड टू रीपोलिंग आरपीए में दिया हुआ है। सर्कमस्टेंसेज अंडर विच रीपोलिंग इज नीडेड, क्या क्या हो सकता है? नेचुरल कैलामिटी हो गई, कहीं बाढ़ आ गया, कुछ बह गया, है ना। डैमेज और डिस्ट्रक्शंस टू वोटिंग मशीन, है ना, डैमेज हो गया, ठीक है, तो लिख लेते हैं नेचुरल कैलामिटी, डैमेज। उसके बाद कौन सा है? बूथ कैप्चरिंग, है ना, ये तो इलेक्टोरल ऑफेंस भी है, बूथ कैप्चरिंग। उसके बाद कौन सा है? डेथ ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में किसी की, मतलब जो कैंडिडेट वहाँ पे लड़ रहा है उसका डेथ हो जाए तो भी रीपोलिंग होती है। ठीक है। साइलेंस पीरियड वर्ड ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ वेयर लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड। बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपिंग, इसको क्या बोलते हैं? साइलेंस पीरियड। अभी ऊपर ही हम पढ़ के आए हैं कि 48 आवर्स बिफोर वोटिंग डे को हम साइलेंस पीरियड बोलते हैं। ठीक है। सम प्रोहिबिशन अंडर आरपीए 1951 ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाउएवर एक्ट डज नॉट यूज द टर्म साइलेंस पीरियड। अच्छा, नॉट मेंशन्ड है, ठीक है। अब उसमें लिख देगा कि एज मेंशन्ड इन द आरओपीए 1951 साइलेंस पीरियड मीन्स, ऐसे स्टार्ट किया, इसका मतलब वो गलत है बिल्कुल। सेक्शन 126(1) प्रोहिबिट्स डिस्प्लेइंग एनी इलेक्शन मैटर्स यूजिंग टेलीविजन, मतलब कोई भी आप प्रचार मत करो, सीधा ऐड बैन करो, है ना। कंडक्टिंग एग्जिट पोल्स, आप एग्जिट पोल भी नहीं कर सकते। एंड डिस्प्लेइंग देयर रिजल्ट्स यूजिंग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रोहिबिट्स डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑफ एनी ओपिनियन पोल, है ना, तो एग्जिट पोल बैन कर दो। चलो, ये तो हमने पढ़ा ही था कि ये जो बहुत सारे टीवी न्यूज़ वाले करते थे, तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हमने बैन कर दिया है। ठीक है, साइलेंस पीरियड में। सम प्रोहिबिशन ड्यूरिंग द पीरियड हाउएवर, ठीक है। तो 120, देखो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि साइलेंस पीरियड होता है 48 आवर से बिफोर, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब साइलेंस कर देते हैं और आपको ऐड नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, ये बस इतना इंपॉर्टेंट है। वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी कल ही पढ़ा है पीवाईक्यू में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू रेगुलेट द मैनर ऑफ कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन, तो हमने फिर आरपीए 1951 बनाया। अंडर एक्ट देयर वाज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कुड कॉन्टेस्ट अंटिल 1996, बट अभी क्या है? कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट फ्रॉम 2 सीट्स, 2 ओनली, है ना। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू दिस अमेंडमेंट, ठीक है। ए कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट ए टाइम, ये भी पता है हमें, ठीक है। regardless of whether he has been elected from more than one election, thus wins from 2 states, by election is necessary from the seat, है ना। और जो बाई इलेक्शन का खर्चा होगा वो कौन करेगा? ईसीआई कराएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने पीवाईक्यू में। ठीक है। होम वोटिंग, सॉरी, ईसीआई फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ होम वोटिंग इन 2024 इलेक्शन। द स्टेप इज इन लाइन विथ इलेक्शन कमीशन मोटो, नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। अंडर दिस वोटिंग फ्रॉम होम टेक्स प्लेस थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ फुल कंटिजेंट ऑफ पोलिंग स्टाफ एंड सिक्योरिटी पर्सनल विथ सिक्रेसी ऑफ वोटिंग डिलिजेंटली मेंटेन। ठीक है। पीडब्ल्यूडी मीटिंग, अब देखो क्राइटेरियाज क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना। 45% पीडब्ल्यूडी रहे या 85+ वाले जो लोग हैं। ठीक है। अब और क्या क्या स्टेप्स लिया गया इन्होंने वोटिंग को इंक्लूसिव बनाने के लिए? ईज ऑफ वोटिंग फॉर्म एम, है ना, क्या है? फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स, अच्छा कुछ फॉर्म एम होगा जो कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए होगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये सेंसिटाइज करने के लिए कुछ किया होगा, नॉट अ प्री वर्दी इन्फॉर्मेशन। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इट वुड इनेबल माइग्रेंट वोटर्स टू एक्सरसाइज देयर वोट फ्रॉम देयर करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंसी। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो एक मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई अगर आप गुड़गांव में रह रहे हो, अगर आपको वोट करना है तो भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट कर सकते हो। सो आई वॉज थोड़ा सा क्यूरियस कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जानना चाह रहा था, बट देखो ये आ गया ना बिल्कुल। चलो, स्पेशल वोटर सर्विस वोटर्स इलेक्शन ड्यूटीज एंड इलेक्टर सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग, इट अलाउज रजिस्टर्ड इलेक्टर टू डेलीगेट हिज वोटिंग राइट्स टू रिप्रेजेंटेटिव ही नॉमिनेट्स अवेलेबल फॉर सर्विस वोटर। अच्छा, आप किसी और से भी वोट करवा सकते हो अपने उसका। ठीक है। अब सर्विस वोटर में आते कौन कौन से हैं? ठीक है, सर्विस वोटर का इसमें क्या दिया हुआ था? अवेलेबल फॉर सर्विस वोटर। अच्छा, प्रॉक्सी वोटिंग किसके किसके लिए अवेलेबल है? जो सर्विस वोटर्स हैं। अब उनमें आता कौन कौन है? जैसे मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस,
ये आ नहीं सकते ना वोट देने, ठीक है। पुलिस फोर्स ऑफ स्टेट हु इज सर्विंग आउटसाइड दैट स्टेट, ठीक है, पुलिस सोर्स जो कि आउटसाइड है, ठीक है। पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए पोस्ट आउटसाइड इंडिया, है ना, जो IFS हैं अपने, मतलब आप लोग भी बन सकते हो, बट अभी के लिए मान लो कि ऐसे IFS हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ फोर्स विच आर्मी एक्ट 9550 इज अप्लीकेबल, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी हैं जो सर्विस वोटर हैं, सो दे कैन डेलीगेट देयर वोटिंग राइट्स, ठीक, इतना समझ आ गया। चलो फॉर्म 17C अभी हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन टोल्ड सुप्रीम कोर्ट द रूल्स डू नॉट परमिट शेयरिंग फॉर्म 17C विद एनी एंटिटी अपार्ट फ्रॉम पोलिंग ऑफिशियल। तो 17C क्या है? It is associated with the direction under conduct of election rule 1961. It is first part provides information related to number of eligible voters assigned to the booths, मतलब वोटर्स का काउंट, वोटर हु डिसाइडेड नॉट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी, मतलब नाटो टाइप या जो नहीं आए, है ना, एब्सेंट रहे, वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट, है ना, जिनके ऊपर कुछ ऑफेंस हो, कुछ चार्ज हो वगैरह वगैरह। सेकेंड पार्ट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, टोटल वोट्स दे हैव रिसीव्ड एक्सेट्रा, मतलब कि स्टैटिक्स रहता है पूरा, स्टैटिक्स, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा फॉर्म 17C इज इलेक्शन इन रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड टू है अपना किसका, जो वोटर्स का डेटा हो गया, कितना वोटर टर्न आउट हुआ, किसको कितना मिला, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ब्रायल सिग्नेज, अच्छा ठीक है, देखते हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट पुदुचेरी प्रोवाइड ब्रायल सिग्नेज इन इंग्लिश एंड तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट विल इनेबल विजुअली इम्पेयर्ड, अच्छा वो जो ब्रायल लिपि होती है ना, जिसको आप ऐसे ऐसे टच करके वो पढ़ते हो कि क्या क्या लिखा है, फॉर ब्लाइंड वोटर्स एंड कॉन्फिडेंसली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। हाउएवर इफ इलेक्टर डिजाइज ही सी विल हैव अलाउड टू ब्रिंग कंपेनियन, आप कंपेनियन ला सकते हो, एज प्रोवाइडेड इन द रूल 49N ऑफ ROPA 1961, ठीक है। चलो तो अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी तक कैसा लगा, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूरा बताओ मुझे फीडबैक चाहिए आपका, ठीक है। चलो पॉज करते हैं।